जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले वाले सेशंस में हमने बात की थी एरा ऑफ मॉडरेट्स के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, रोल ऑफ मासेस के बारे में, और हमने देखा था कि मॉडरेट फेज के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बड़ी सॉलिड फाउंडेशन रखी हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए, नेशन के लिए, नेशनलिज्म के लिए। ये जो मॉडरेट फेज है ये एक्सटेंड करता है 1885 से लेकर 1905 के बीच में। 1905 के बाद में एक नई लीडरशिप इमर्ज हुई और इस नई लीडरशिप को बुलाया जाता है एक्सट्रीमिस्ट। ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है इसके पॉपुलर लीडर्स के नाम क्या हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। ये वो पॉपुलर लीडर्स हैं जो कि इस एक्सट्रीमिस्ट फेज को लीड करेंगे। और ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव नहीं करते थे, ये प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते थे। इनकी जो अप्रोच थी वो अग्रेसिव थी। इस पूरे चैप्टर में एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, और देखेंगे कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं इनके कामकाज करने का तरीका मॉडरेट फेज के लीडर्स से किस तरीके से अलग है। मॉडरेट फेज के लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या थे, इस सब के बारे में अपने को बातचीत करनी है इस चैप्टर में। आज हम बात करेंगे कि ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक बात तो ये है कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत हुई 1905 से, लेकिन इसकी फाउंडेशन रखने की शुरुआत 1890 से ही हो गई थी। इसने अपनी फाइनल शेप ली 1905 में। ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है इसकी ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे, क्या रीजंस रहे। पहला रीजन था रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे उनको ये समझ में आ गया था कि सरकार उनकी किसी भी इंपॉर्टेंट डिमांड को नहीं मान रही है। दिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स कर रही है, चेंजेस कर रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनको सरकार नहीं मान रही है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये पढ़ा हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 लाया गया था। इस इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स को रेज कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन किया गया था। मतलब मॉडरेट्स को शांत रखने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए नंबर को रेज तो किया गया, लेकिन एक्चुअल में कोई भी पावर नहीं दी गई, ऑफिशियल मेजॉरिटी को भी रिटेन किया गया। तो ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे इनको भी ये दिख रहा था ना कि सरकार दिखावे के लिए रिफॉर्म्स कर रही है, हमें शांत रखने के लिए छोटे छोटे चेंजेस कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनको नहीं मान रही है। और इनको समझ में आ गया था कि अगर सरकार को झुकाना है, अगर अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड्स को मनवाना है, तो हमें कोई दूसरा इफेक्टिव मोड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन ढूंढना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के थ्रू, प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा के थ्रू हमारी बातचीत, हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। दूसरा एक फीलिंग डेवलप हो गई थी कि इंडिया को इंडियंस के द्वारा लीड किया जाना चाहिए, इंडिया को इंडियंस के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। कोई बाहर की फोर्स, ब्रिटिशर्स हम पे रूल क्यों करें, हमें क्यों गवर्न करें। और ये जो फीलिंग है इसके डेवलपमेंट के लिए मॉडरेट फेज के लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने ही सबसे पहली बार इस चीज़ के लिए कामकाज करने की शुरुआत करी थी। दो चीज़ें, एक तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के जितने भी लीडर्स हैं उनको समझ में आ गया था कि सरकार एक्चुअल में हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट डिमांड को नहीं मान रही है, दिखावे के लिए कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स कर रही है, और अगर सरकार को झुकाना है तो हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। दूसरा, ये फीलिंग डेवलप हो गई थी कि इंडिया को इंडियंस के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए, लीड किया जाना चाहिए। और इस सब के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक मिजरीज देखने को मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल 1896 से लेकर 1900 के बीच में सिर्फ 4 साल में फेमाइंस की वजह से लगभग 90 लाख लोग मारे गए। 90 लाख पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ फेमाइंस। और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। सरकार का अभी भी एजेंडा था प्रॉफिट बनाना, सरकार का अभी भी एजेंडा था अपने लिए फ़ायदे के काम करना। इसके बावजूद कि फेमाइंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक मिजरीज हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रही थी, सरकार ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे लॉज लेकर आ रही थी जो कि इंडियंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाते थे। जैसे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट अपन ने पढ़ लिया। पूना में प्लेग आया,
1896 और 97 में पूना में बड़ा सीवियर प्लेग आया और पूना जो है वो होम टाउन था तिलक साहब का। तो जैसे ही प्लेग आया, लोग मरे, लोगों को नुकसान हुआ, तो तिलक साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ा सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया और इससे इंस्पायर होके पूना के दो भाई, नाटू ब्रदर्स बुलाया जाता है इनको, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर चापेकर। उन्होंने 1897 में प्लेग कमीशन के हेड को मार दिया। इस प्लेग को स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी। उस प्लेग कमीशन के हेड को, जिनका नाम था जस्टिस रैंड, क्या नाम था? जस्टिस रैंड, उनको मार दिया। ये जो नाटू ब्रदर्स हैं, इनको विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया था। बट ऑब्वियस सी बात है कि लोग नाराज होंगे कि ट्रायल भी नहीं दिया गया। तिलक साहब को और तिलक साहब के जो भी अदर सपोर्टर्स थे, उनको सेडिशन के चार्जेस पर जेल में डाल दिया गया, देशद्रोह के चार्जेस पर जेल में डाल दिया गया। 1898 में आईपीसी का सेक्शन 124A, आईपीसी का सेक्शन 156A, ऐसे बहुत सारे रिप्रेसिव लॉज लाए गए। अब इन लॉज के बारे में अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आइडिया ये है कि अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा, उसके अगेंस्ट में जाएगा, तो उसको सीवियरली पनिश किया जाएगा। सरकार कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899 लाई, जिसके थ्रू कैलकाटा कॉरपोरेशन में इंडियन मेंबर्स के नंबर को रिड्यूस कर दिया गया था। मतलब इंडियंस की पावर को घटाया जा रहा था, रिफॉर्म्स करने की बजाय उल्टा किया जा रहा था। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904 लाया गया, जिसके थ्रू प्रेस के फ्रीडम को कर्व किया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 लाया गया था, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज कर दिया गया था। बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेंटर होती हैं एजिटेशन का, वो सेंटर होती हैं विरोध का, वो सेंटर होती हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ाई का। तो इस यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए लाया गया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इंक्रीज कर दिया गया। इनफैक्ट सरकार जो दो चार अच्छे काम कर रही थी, जैसे एजुकेशन को स्प्रेड कर रही थी, अब सरकार ने उसको सप्रेस करने की शुरुआत कर दी थी। बिकॉज सरकार को ये समझ में आ गया था कि इस एजुकेशन की वजह से इंडियंस थोड़े एनलाइटन हो रहे हैं, इंडियंस थोड़े जागरूक हो रहे हैं और इसकी वजह से हमें समस्या हो रही है। तो एक एस्पेक्ट क्या है कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे, उनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में हमारी किसी भी डिमांड को नहीं मान रही है, दिखावे के लिए कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स कर रही है। उनको समझ में आ गया था कि सरकार का अल्टीमेट गोल है हमको गुलाम बना के रखना, वो हमारे फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ नहीं करनी चाह रही है। जैसे फेमाइन्स आए, 90 लाख लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट सरकार ऐसे एक्ट्स लेकर आ रही है, ऐसे प्रोविजंस लेकर आ रही है जिसके थ्रू इंडियंस को सप्रेस किया जाए। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899। इन सब के थ्रू इंडियन मेंबर्स की जो पावर्स थी उनको घटाया गया, कम किया गया। जब नाटू ब्रदर्स ने बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने हेड ऑफ प्लेग कमीशन को मार दिया, तो उनको विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया। कम से कम ट्रायल तो मिलना चाहिए था। इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, लोग अग्रेसिव होने लगे और इस सब ने फाउंडेशन ले डाउन करी इस मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए। दूसरा रीज़न, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। धीरे धीरे इंडियंस के बीच में एक बिलीफ डेवलप हो रहा था, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट फेज के जितने भी लीडर्स हैं वो क्या कहा करते थे, वो कहते थे कि अभी हमें खुद को गवर्न करना नहीं आता, हमारे लिए फ़ायदे की बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल करती रहे। वो क्या कहते थे कि अभी सही टाइम नहीं आया है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करें। लेकिन ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे, इनका फेथ था सेल्फ एफर्ट में। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे, जैसे तिलक साहब हैं, जैसे अरविंदो घोष हैं, जैसे विपिन चंद्र पाल हैं, इन्होंने बोला कि हमें मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी इस लड़ाई में। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है। एजुकेशन की ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज जैसे जैसे मासेस एजुकेट होंगे उनके बीच में अवेयरनेस इंक्रीज होगी, उनको समझ में आएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो उनको नौकरी चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था, इनको पॉवर्टी देखने को मिल रही थी। ये पढ़े लिखे मासेस को ये समझ में आ रहा था कि हमारी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है।
उनको समझ में आ रहा था कि हमारी ये जो कंट्री अंडर डेवलप्ड स्टेट में है, इसके पीछे कॉलोनियल रूल रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे जापान आफ्टर 1868 इमर्ज्ड एज एन इंडस्ट्रियल पावर। 1868 में जापान में रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ पे जो मिलिट्री रिजीम था उसको हटा दिया गया, और उसके बाद जापान ने बड़ा खूबसूरत काम किया खुद को रीडेवलप करने के लिए, खुद को एक इंडस्ट्रियल पावर के जैसे स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंस्पायर होने लगे कि जापान इतना छोटा सा नेशन, वो अपने लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं निकाल सकते हैं। इथोपियंस ने इटालियन आर्मी को हरा दिया 1896 में, मतलब एक यूरोपियन पावर को अफ्रीकन नेशन ने हरा दिया, नेशन भी नहीं होता था, उसने हरा दिया। इंडियंस इंस्पायर हुए, उनको लगा कि जब इथोपियंस हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं ब्रिटिशर्स को बाहर। अफ्रीका में बोयर वॉर्स हुए। इन बोयर वॉर्स में हालांकि अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जीतेगी, ब्रिटिशर्स जीतेंगे, लेकिन इनिशियली इनको खूब सारे रिवर्सेस फेस करने को मिले, बहुत तगड़ा चैलेंज इनको फेस करने को मिला। इसको देख के भी इंडियंस के बीच में एक फेथ डेवलप हुआ कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। रशिया के ऊपर जापान जीत गया, और एक जो नोशन था कि यूरोपियन पावर्स को हराया ही नहीं जा सकता, वो नोशन इस विक्ट्री के थ्रू टूटा। रशिया को हरा दिया गया, रशिया जो कि इतना बड़ा है उसको छोटे से जापान ने हरा दिया। और इसके अलावा दुनिया भर में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना। वहाँ की जो लड़ाइयाँ थी, वहाँ के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, उन्होंने भी इंडियंस को इंस्पायर करने की शुरुआत करी। उन्होंने भी इंडियंस को ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। देखो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने बात क्या की कि इंडियंस को, एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट एक्चुअल में कोई भी रिफॉर्म नहीं कर रही है, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनको नहीं मान रही है, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर रही है, कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स कर रही है। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे एक्ट्स लेकर आ रही है जिनके थ्रू इंडियंस की जो पावर है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, इंडियंस को सप्रेस किया जा रहा है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरा, ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट का जो नोशन है वो इंक्रीज हो रहा था। और ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ने के पीछे रीज़न है, उसमें मॉडरेट फेज के लीडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने ही सबसे पहली बार इस चीज़ की फाउंडेशन रखी थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि पहले नींव रखी जाती है, फिर घर बनता है। तो वही हुआ यहाँ पे। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं, ये कॉन्फिडेंट थे, इनको ये बिलीव था कि अब हमें मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन मासेस को जिनको मॉडरेट फेज के लीडर्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। एजुकेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे जापान ने खुद को इंडस्ट्रियल पावर के जैसे स्टैब्लिश किया 1868 के बाद में, उससे लोग इन्फ्लुएंस हुए। बोयर वॉर्स में ब्रिटिशर्स को सिग्निफिकेंटली चैलेंज किया गया, उससे इंडियंस इंस्पायर हुए। इटालियन आर्मी को इथोपियंस ने हरा दिया, एक यूरोपियन पावर को अफ्रीकन लोगों ने हरा दिया, इससे लोग इंस्पायर हुए। जापान ने रशिया को हरा दिया, तो एक जो मिथ था कि यूरोपियन पावर्स को हराया नहीं जा सकता, वो टूटा। और फिर बाकी दुनिया भर में जितने भी नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, उनसे भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स इंस्पायर हो रहे थे। इसके अलावा रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट फेज की लीडरशिप थी, ये जितनी भी नई लीडरशिप थी, इसने राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करने की शुरुआत करी। बिकॉज राजा राम मोहन रॉय, उनके आइडियाज़ ऐसा लगते थे कि वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि आगे जाके अपने को ये समझ में आता है कि राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस टाइम की जो सोसाइटी है उसके लिए ये आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा आगे थे। तो लोग बहुत इजीली राजा राम मोहन रॉय के साथ में नहीं जुड़ रहे थे। लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ में जुड़ रहे थे जो कि ट्रेडिशन को साथ में लेके चल रहे थे, जो कि कल्चर को साथ में लेके चल रहे थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनफैक्ट दयानंद सरस्वती जी ने तो मैसेज दिया कि इंडिया इज़ फॉर द इंडियंस। एक तरीके से इंडिया को इंडियंस के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए, इंडिया को इंडियंस के द्वारा लीड किया जाना चाहिए। ये जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, इसके अगेंस्ट में भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ने आवाज़ उठाई। फिर इसके बाद बात आती है डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। और ये तो अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया
कि मॉडरेट फेज के लीडर्स का जो कामकाज करने का तरीका था उससे एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स अग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के थ्रू, प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा के थ्रू लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये जो पीसफुल तरीका है इससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इनफैक्ट ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं ये मॉडरेट फेज के लीडर्स को पॉलिटिकल मेंडिकेसी के नाम से डिस्क्राइब किया करते थे। एक तरीके से ये कहते थे कि ये बैगर्स हैं, पॉलिटिकल बैगर्स हैं जो कि भीख मांग रहे हैं। अधिकार है हमारा, भाई छीन के लो, क्या दिक्कत है। इनकी जो अप्रोच है एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स की वो अग्रेसिव है और वो यहाँ से भी दिखाई देता है। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज, लॉर्ड कर्जन जो कि वाइसरॉय हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट को इंसल्ट करने की शुरुआत करी और उन्हीं के टाइम के दौरान ये सारे एक्ट्स आए थे, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स है, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 है, जैसे इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1904 है, जैसे कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899 है। ये सारे एक्ट्स जो हैं वो कर्जन ही लेकर आए थे। और कर्जन के टाइम पे एक जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ वो था बंगाल का पार्टीशन। बंगाल वो सेंटर था जहाँ पे नेशनलिज्म की बातचीत सबसे ज़्यादा हो रही थी, जहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग की जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रही थी, जहाँ के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे थे। इस आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए कर्जन साहब ने डिसाइड किया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा और इसके अगेंस्ट में तगड़ा विरोध हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इसी के विरोध में शुरू हुआ था। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले ही सेशन में। लेकिन हाँ, बेसिक आइडिया क्या है कि ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ है इसके पीछे एक रीज़न लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़, जिनके थ्रू इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिनके थ्रू इंडियंस की जितनी भी पावर थी उसको और रिड्यूस किया जा रहा था, इंडियंस को किसी भी तरीके से डिवाइड किया जा रहा था। और इस सब बैकग्राउंड में ये जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट है ये एग्जिस्टेंस में आया। इसके पॉपुलर लीडर्स जैसे राज नारायण बोस, जैसे अश्विनी कुमार दत्ता, जैसे अरविंदो घोष, जैसे बिपिन चंद्रपाल, ये इमर्ज हुए बंगाल वाले रीजन में। फिर बाल गंगाधर तिलक सबसे बड़ा नाम और विष्णु शास्त्री ये इमर्ज हुए महाराष्ट्र में। लाला लाजपत राय ये इमर्ज हुए पंजाब में। और इनका बेसिक आइडिया क्या था कि ये फॉरेन रूल को हेट करते थे। इनका गोल था स्वराज, कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और ये इस प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि हमें पॉलिटिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, सीधे सीधे लड़ाई लड़ो। ये मासेस में बिलीव करते थे। मॉडरेट फेज के लीडर्स मासेस को इंक्लूड करने से बच रहे थे। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं ये मासेस की पावर में बिलीव करते थे और ये बिलीव करते थे कि हमें इस लड़ाई में पर्सनल सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है, कि अगर फांसी चढ़ने की ज़रूरत पड़े तो चढ़ जाओ, तभी हमें आज़ादी मिलेगी, तभी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर पाएंगे। और इन लोगों ने एक फाउंडेशन रखी इमरजेंस ऑफ अ ट्रेंड लीडरशिप की। और ये जो ट्रेंड लीडरशिप है इसने मासेस का जो भी पोटेंशियल था उसको चैनलाइज करने की शुरुआत करी, मासेस को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करने की शुरुआत करी और लड़ाई को एक मास लेवल पे ले जाकर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने की शुरुआत करते हैं। ये जो मासेस का पार्टिसिपेशन है ये सबसे पहली बार यूटिलाइज किया जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में जो लड़ाई होगी उसमें। जो स्वदेशी मूवमेंट होगा, जो बॉयकॉट मूवमेंट होगा, उसमें मासेस का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। बेसिक बातचीत, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म में ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत हुई। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। एक तो क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली याद रखना। ये तो आपको याद रहेगा, सिंपल है कि गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिमांड्स को नहीं मान रही थी, लेकिन इसको याद रखना। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899 के थ्रू कैलकाटा कॉरपोरेशन में इंडियन मेंबर्स के नंबर को रिड्यूस किया जा रहा था, घटाया जा रहा था। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904, इसके थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्व किया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, इसके थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया गया था। और ये कि जब पूना में प्लेग आए तो प्लेग कमीशन के हेड को दो भाइयों ने मारा 1897 में, जिनको नाटू ब्रदर्स बुलाया जाता है। दोनों का नाम क्या है, बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर।
इनको विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया था। ये जो प्लेग कमीशन का हेड था इसका नाम क्या था? जस्टिस रैंड इसका नाम था। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की ग्रोथ एक रीज़न रहा इस मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ के पीछे। एजुकेशन का स्प्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, और इसमें याद रखना बिकॉज जैसे एजुकेशन का ग्रोथ है ये तो जनरल पॉइंट है, आप लिख सकते हो, लेकिन जब आता है कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस के बारे में तो आपको फैक्ट्स रखने पड़ेंगे। और वो फैक्ट्स क्या हैं कि जापान 1868 के बाद इंडस्ट्रियल पावर के जैसे इमर्ज हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है कि 1868 तक यहाँ पे मिलिट्री रिजीम हुआ करता था जो कि बेहद एक्सप्लॉयटेटिव था। उसको ओवरथ्रो करके अपने आप को रीबिल्ड करना जापान की खास बात थी, लोग इंस्पायर हुए। इथोपियंस ने इटालियन आर्मी को हरा दिया 1896 में। बोयर वॉर्स में अफ्रीका ने ब्रिटिश आर्मी को सिग्निफिकेंटली चैलेंज किया। जापान ने रशिया को हरा दिया 1905 में। इन सब चीज़ों से इंडियंस भी इंस्पायर हुए। फिर इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट में रिएक्शन। हम जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे वो कल्चर पे, वो ट्रेडिशन पे फोकस करना चाह रहे थे, वो कल्चर को, ट्रेडिशन को साथ में लेके चलना चाह रहे थे। उनका मानना था कि वेस्टर्नाइजेशन जो है उसको कर्व किया जाना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। तो इसके लिए भी उन लीडर्स ने रिएक्ट करने की शुरुआत करी। इसके अलावा डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का जो भी कामकाज करने का तरीका था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा, एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ये मानते थे कि इनसे हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा है, अगर हमें अपनी डिमांड्स को मनवाना है तो तरीका बदलना पड़ेगा। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़, ये सारे एक्ट्स जो भी अपन ने पढ़े ये सब कर्जन ही लेकर आया था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले ही सेशन में। और इस सब बैकड्रॉप में ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है इसकी ग्रोथ होने की शुरुआत हुई। पॉपुलर लीडर्स के नाम बंगाल में कौन थे? राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल। जो सबसे बड़ा नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज का वो है बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से शुरू हुए? महाराष्ट्र के थे ये। विष्णु शास्त्री ये भी महाराष्ट्र के थे। लाला लाजपत राय ये पंजाब के थे। और ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? फॉरेन रूल को ये हेट करते थे, स्वराज इनका गोल था। इनका मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली चैलेंज करने की ज़रूरत है। मासेस में बिलीव करते थे ये लोग। और इनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर स्ट्रगल करनी है, चैलेंज करना है तो पर्सनल सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है। और ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं इन्होंने मासेस के पोटेंशियल को, मासेस की एनर्जी को चैनलाइज किया। और मासेस का जो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है वो पहली बार पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में जो लड़ाई हुई उसमें देखने को मिला। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, कोई सजेशन हो कमेंट करके बता देना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।